हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का ये स्पेशल सेशन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के एक नए सेट पर आधारित है। इस सेट में भी 10 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और 10 के 10 में ये ध्यान रखा गया है कि अमूमन यहाँ पर टाइम एंड टेंस के नॉर्म्स को ही फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। मैंने कहा था कि चूंकि मैं टाइम एंड टेंस के एरर स्पॉटिंग के असेसमेंट टेस्ट करा रहा था तो उसमें मुझे ये ध्यान आया कि क्यों ना इस पर एक नए पैटर्न सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी लाया जाए। इसके बाद फिर हम इसे वॉइस में तब्दील करेंगे, वॉइस के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, यानी कि वॉइस और टेंस दोनों के मिक्स क्वेश्चन को रखेंगे। बाद में फिर ये नॉर्मल पूरे ग्रामेटिकल नॉर्म्स पर आधारित एक जनरल क्वेश्चन की तरह इसको हम सॉल्व करके भी देखेंगे। यहां पर उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो 2 सेट आपके सामने रखे गए उसमें बहुत सारे नॉर्म्स आपने सीखे होंगे और वो अब भी आपके जहन में होगा। यहां पर आपके मार्क्स में अगर इंप्रूवमेंट नहीं होती है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप पहले से टाइम एंड टेंस पढ़ चुके हैं, वॉइस पढ़ चुके हैं और आप लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट नहीं है तो एक बार आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मेरे बताने और पढ़ाने का पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मैं कोशिश ये करता हूं कि आपकी सूझबूझ को बढ़ाया जाए, मैं रूल रटवाने की कोशिश नहीं करता हूं। तो पीछे से आप उन एपिसोड्स को देखते रहिए, अपने ज्ञान को इंप्रूव करते रहिए। साथ में ये सेट में लेकर के आता हूं, यहां पर जब मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूं वो भी आपके लिए फायदेमंद है। इस दौरान अगर आपको कोई परेशानी होती है आप मुझे नीचे लिख करके सूचित जरूर करेंगे। आज के सेट में जो 10 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं बारी बारी से उसको आपके सामने रखेंगे। 20 सेकंड की समय सीमा जो पहले से निर्धारित है वही आपको दी जाएगी। इस दौरान आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, आंसर मिलाएंगे। गलत होता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये इंप्रूव होगा। आप हो सकता है कि पहले सेट में 2-3, दूसरे सेट में 4-5, ऐसे करके आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा। फिर 6-7 पर जाकर के ये रुक जाएगा और वहां से 10 तक के इंप्रूवमेंट में काफी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे ग्रामेटिकल नॉर्म्स के जानकारी और प्रैक्टिकल नॉलेज, न्यूज़पेपर रीडिंग, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेट 3 में कौन कौन से 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए। चलिए देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेट में मौजूद सभी 10 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि अपनी सूझबूझ का उपयोग करते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। अटेम्प्ट करने पर परिणाम जो भी हो, एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको नोट डाउन करके अगले दिन के सेट बनाने के समय उन सबको दोहराते हुए, ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद तो यही है कि आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए आज के सेशन में शामिल किए गए पहले क्वेश्चन को आपके सामने लाते हैं। क्वेश्चन आ गया है, समय की व्यवस्था मैं कर दूं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है। इनिशियली द हाईजैकर्स सीम्ड, और यहां पर क्या है? V2। दैट मींस कहानी क्या है? पास्ट की है। डिटरमाइन नॉट टू सबमिट, मतलब है कि पहले ऐसा महसूस हुआ कि वो पूरी तरह से उनका डिटर्मिनेशन है कि भाई सबमिट नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली दे वर गिवन इन। अब देखिए कि दे वर गिवन इन में यहां पर जो है ये फिर से दिख रहा है कि इसका रिसीवर ये हो जाएगा और ये सब्जेक्ट के तौर पर यहां पर जो है इस्तेमाल नहीं किया जाए। दैट मींस कि ये ऑब्जेक्ट है और ये दे किसके लिए है? तो ये हाईजैकर्स के लिए है। चूंकि यहां पर कह रहा है कि अल्टीमेटली दे वर गिवन इन, नहीं, जो बेहतर एक्सप्रेशन यहां पर होगा उन्होंने हार मान लिया। ये जो यहां गिवन इन लिखा हुआ है एक फ्रेजल वर्ब है गिव इन, इसका मतलब होता है दब जाना, झुक जाना, ठीक है, झुक जाना, या होता है हार मान लेना। देखिए इस एपिसोड में इन तरह के जो वर्ड्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, मैं उन सब की चर्चा कर देता हूं, उसके मीनिंग को लिख देता हूं। तो आपका ये काम है कि आप अपने नोटबुक पर ऊपर वाले खाली के हिस्से में कहीं पर इसको लिख लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए और ध्यान में रखिए। तो यहां पर क्या कह रहा है कि दे जो है वो हाईजैकर्स के लिए लिखा गया और हाईजैकर्स यहां पर मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए वर लिखना जरूरी नहीं है। सीधा सीधा क्या हो जाएगा? दे गेव इन, और यहां पर ये सही हो जाएगा। अब देखिए गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, छोड़ना, त्यागना।
किसी आदत के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज को क्विट करने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन मेरा और ये ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गया और हैड बीन होने का सवाल ही नहीं उठता है, जबकि हमको पैसिव पैटर्न यहां रखना नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है हाईजैकर, कह रहा इनिशियली द हाईजैकर सीम डिटरमिन नॉट टू सबमिट बट अल्टीमेटली दे गिव इन, मतलब है कि लास्ट में अंततः जो है वो दब गए, झुक गए, हार मान लिया। तो इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो हो जाएगा आंसर इसका बी, और गिव इन का मतलब मैंने बताया दब जाना, झुक जाना या हार मान लेना। चलिए आज के सेशन का अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है डिस्प्यूट्स आर मेनली मेंटेन्ड बाय दोज हु आर नथिंग एल्स टू डू। अब देखिए इतने दूर का जो सेंस लग रहा है वो लग रहा है कि नथिंग एल्स टू डू, अगर किसी के पास कुछ ना हो, पोजीशन दिख रहा हो, यहां पर नथिंग एल्स टू डू है, तो सिंपल सा है कि हु जो है ये एक सब्जेक्ट की तरफ लिखा गया है, एक इंसान के बारे में या वैसे लोगों के बारे में बात की जा रही है कि डिस्प्यूट्स आर मेनली मेंटेन बाय दोज, मतलब कोई भी विवाद है वो वैसे लोगों के द्वारा मेंटेन रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है जिनके पास कुछ नहीं होता है। आपको पता है कि हैज हैव से जो है हम पोजीशन का बोध कराते हैं, है ना। तो यहां पर ये जो आर है वो गड़बड़ है, होना चाहिए दे हैव, दोज हु हैव नथिंग एल्स टू डू। ये जो हु है ये इसी को है लिखा गया है, इसको रिप्रेजेंट करते हुए दोज को, और ये प्लूरल है इसलिए क्या होना चाहिए हैव। दोज हु हैव नथिंग एल्स टू डू, मतलब जिनके पास कुछ नहीं है एक्स्ट्रा करने के लिए, अतिरिक्त करने के लिए कुछ नहीं है, वही विवाद को मेंटेन रखते हैं। यहां पर आर नथिंग टू डू एल्सवेयर, इसका कोई मतलब ही नहीं है, हैड नथिंग का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहां पर पास्ट में लिखा गया है। डू नॉट हैव नथिंग एल्स टू डू, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हैव जब सीधा सीधा नथिंग आगे लगा रहे तो इसको यहां पर डू नॉट लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे बेहतर जो एक्सप्रेशन है कि डिस्प्यूट्स आर मेनली मेंटेन्ड बाय दोज हु हैव नथिंग एल्स टू डू। और देखिए इसमें आप सब जानते हैं कि इज आर एम जो है किसी होने को दर्शाता है कि आई एम अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, इस तरीके का जो उसका गुण है, जो उसमें क्वालिटी मौजूद है। बी का सेंस जब लेकर के आता है तब हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। पोजीशन के लिए हैज हैव का हम प्रयोग करते हैं कि अगर किसी के पास कुछ ना हो अतिरिक्त करने को, वैसे लोग ही डिस्प्यूट को मेंटेन करते हैं, उसको बरकरार रखते हैं। तो यहां पर आर की जगह पर हम हैव का प्रयोग करेंगे और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या करेंगे, आर को हटा करके वहां पर हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हैज बिन ग्रो अपॉन। और आपको पता है कि इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये कहीं ना कहीं से परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि कह रहा है कि द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हैज बिन ग्रो अपॉन से द यंगस्टर्स कहने का मतलब है, इससे बेहतर है कि हैज बिन ग्रोइंग, हैज बिन ग्रोइंग, बढ़ता आ रहा है, मतलब पुराने समय से वो पहले भी बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा है। तो द हैबिट ऑफ स्मोकिंग हैज बीन ग्रोइंग अपॉन द यंगस्टर्स, और सबसे बेहतर ये है, यहां पर इज को करने का कोई मतलब ही नहीं। अगर हम इज करेंगे तो इसका मतलब है कि अभी बढ़ रहा है, बट की सेंटेंस में जो दिख रहा है मुझे ये लग रहा है कि वहां पर ये कहना चाह रहा है कि पहले भी बढ़ रहा था और उसकी तुलना में आज भी लगातार बढ़ता आ रहा है। तो बेहतर जो है देखिए यहां पर हैज बीन ग्रोइंग अपॉन, यहां सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। चूंकि हैबिट ऑफ स्मोकिंग मुझे यहां पर सब्जेक्ट इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसका पैटर्न जो है वो एक्टिव का है, इसका मतलब है टेंस के फॉर्मेट लगेंगे, और ये जो है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस दिख रहा है मुझे। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो है ग्रो नहीं ग्रोइंग होना चाहिए, और इसीलिए जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो है इसका आंसर नंबर सी। मतलब क्या करेंगे, सीधा सीधा ग्रो को हम ग्रोइंग में चेंज करेंगे और ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर परफेक्ट कंटीन्यूअस को जो है संतुष्ट कर देगा, उस पर वो फिट बैठेगा। और मीनिंग भी यहां पर सही आ रहा है कि द हैबिट ऑफ स्मोकिंग was growing upon the youngsters and is growing upon
द यंगस्टर्स। यहां सीधा सा है कि बढ़ रहा था, बढ़ रहा है मतलब बढ़ता आ रहा है। इसी सेंस के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं और इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है कि ही एडमिटेड एडमायरिंगली दैट ही हैड नेवर कम, और यहां पर देखिए कि हैड प्लस V3 है। आपको पता है कि क्या होता है कम, दूसरा फॉर्म होता है केम, और फिर जो तीसरा फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है कम। तो कम अक्रॉस अ पेंटिंग विच डिड नॉट प्लीज हिम मोर। अब यहां पर देखिए इसको अगर सेंस वाइज भी देखिएगा, देखिए यहां पर जो मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कहता है कि he admitted admiringly that he had never come across। सबसे पहले तो come across का मतलब समझिए, ये फिर से एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है संयोग से मिलना। क्या होता है? संयोग से मिलना या अचानक से मिलना, ये दोनों इसका सेंस आता है come across का। तो कह रहा है सबसे पहले ये नेवर देख रहे, इसकी वजह से यहां पर ये डिड नॉट लिखना बेकार है कि he admitted admiringly that he had never come across a painting which pleased him more। यहां पर जो यहां never लिखा हुआ है, चूंकि मेरा ये हिस्सा अंडरलाइंड है इसलिए यहां पर did not नहीं होगा, होना क्या चाहिए? pleased। अब कहीं ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो पास्ट का है और यहां डिड नॉट लिखा हुआ है, डिड नॉट को हम हटाएंगे तो वो V2 होगा वहां पर, तो होना चाहिए प्लीज्ड हिम मोर, और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी और इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार हैड प्लस V3 का इस्तेमाल हो चुका है। तो पहले नहीं मिला और अभी की बात सीक्वेंस के हिसाब से भी देखें तो भी यहां पर है, और ये वुड हैव होने का यहां कोई नॉर्मल सा सेंस ही नहीं बनता है, साधारण सा सेंटेंस है। और इसमें जो गड़बड़ी है, चूंकि पहले हमने नेवर का यूज किया है इसलिए यहां पर डिड नॉट का प्रयोग करने पर मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। ही एडमिटेड एडमायरिंगली दैट ही हैड कम अक्रॉस अ पेंटिंग व्हिच डिड नॉट प्लीज हिम मोर, तो ये सही है। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है नेवर, तो जब नेवर लिखा हुआ है कि ही हैड नेवर कम अक्रॉस अ पेंटिंग which pleased him more, तब जाकर के ये सही होगा, और वो ऑप्शन नंबर ए में है। इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है ए। यहां पर क्या करेंगे? हम डिड नॉट को हटाएंगे, और ये डिड नॉट किस वजह से हटा है? क्योंकि पीछे एक नकारात्मक सेंस देने वाला शब्द वहां पर मौजूद है, इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है ए। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है कि इट हैज ऑलवेज बीन बेटर टू यूज प्रिवेंटिव मेजर्स देन टू क्योर इलनेस। अब यहां पर है यूज प्रिवेंटिव मेजर्स, कहने का मतलब है आप पहले से भी जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से भी कहा जाता है कि किसी बीमारी को ठीक करने से बेहतर है कि हम उस बीमारी से बचें, प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाएं। तो ये एक स्टैटिक बिहेवियर को यहां पर दिखा रहा है, ठीक है, एक स्टैटिक बिहेवियर को दिखा रहा है। और स्टैटिक बिहेवियर दिखाने का मतलब है कि हम वहां पर बी का प्रयोग करें, होने के सेंस में प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर जो है ये ऑलवेज बिन, हैज ऑलवेज बिन को हटा करके सीधा हम इसको लिखें इट इज ऑलवेज बेटर। हमेशा से ये स्टैटिक है, स्टैटिक नेचर को बताता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह कह सकते हैं कि हमेशा से सार्वत्रिक, यूनिवर्सल जिसको कहते हैं आप हिंदी में, मैं कह रहा था सार्वत्रिक, वो वैसा ही है ये कि हमेशा से ये बेहतर है कि किसी बीमारी का इलाज करने से अच्छा है कि हम उससे बचने के उपाय का पालन करें। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज प्रिवेंटिव measures than to cure illness. It has been, तो यहां पर थोड़ा सा वो लग रहा है कि रहा है नहीं, वो है, स्टैटिक बिहेवियर है और इसको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करेगा मेरा इज ऑलवेज। नॉर्मली बी का फॉर्म अगर हम यहां पर लगाएंगे, और वो यहां पर जो है बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वॉज होगा नहीं, हैड होगा नहीं, वुड होगा नहीं। एक्चुअली ये यूनिवर्सल ट्रुथ की कैटेगरी में आता है, ज्यादा स्टैटिक बिहेवियर वाला है और स्टैटिक नेचर को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करें। तो अभी चूंकि ये होता है प्रेजेंट सिंपल का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट के नॉर्म्स वाले हम बी का प्रयोग कर रहे हैं, तो इट के साथ इज का प्रयोग होता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज प्रिवेंटिव मेजर्स
देन टू क्योर इलनेस। और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब होगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। हम क्या करेंगे, जो अंडरलाइंड हिस्सा है हैज ऑलवेज बीन, उसको सिंपली वहां से रिप्लेस करेंगे बी में दिए गए इज ऑलवेज से, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, he had deliberately kept the matter pending so that, यहां पर दोबारा लिखा गया है तो ये हिस्सा हटा देंगे, so that ये एक्स्ट्रा है, प्रिंटिंग मिस्टेक, so that people should be bribed him। अब देखिए इस तरह से जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो रिसीवर हो जाएंगे लोग, और ये पैटर्न हो जाएगा पैसिव का। जबकि सेंस क्या आ रहा है वो समझिए, कि जानबूझ करके जो है मैटर पेंडिंग रखा जाता है, ही हैड डेलिबरेटली केप्ट द मैटर पेंडिंग सो दैट पीपल शुड ब्राइब हिम, लोग उन्हें घूस दें। ये सेंस यहां पर आ रहा है। ये जो है डोर है, एक्चुअली ये रिसीवर नहीं है, लेकिन ऐसा लिखने पर पैसिव पैटर्न में पीपल मेरा रिसीवर हो जाएगा और उस तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर जो रिप्लेस करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, चूंकि एक्टिव का पैटर्न यहां पर फॉलो करेगा, पीपल मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा डोर है, ये घूस दे, ऐसा सेंस आ रहा है, तो यहां होना चाहिए शुड ब्राइब। और ये ऑप्शन देखिए कहां है, कुड बी ब्राइब नहीं होगा, बी वाला तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, शुड हैव देना चाहिए था, इसका कोई सेंस ही यहां पर नहीं है। कह रहा है कि he had deliberately kept the matter pending so that people should bribe him, मतलब है कि उसने उसको रखा था ताकि लोग उन्हें जो है घूस दें। should bribe सिंपल सा है, should be bribed की जगह पर हम should bribe का प्रयोग करेंगे और सही हो जाएगा। और इसीलिए जिसका आंसर है वो बी है। यहां पर क्यों ऐसा मैंने किया कि अगर हम people should be bribed करते हैं तो इसका रिसीवर हो जाएगा ये, और रिसीवर होने का मतलब है कि ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी इन्हें कोई घूस देगा। कौन देगा, हिम देगा, जबकि भाई हिम ही रखा है मैटर पेंडिंग, तो वो चाहेगा ना कि लोग मुझे घूस दें, तो पीपल शुड ब्राइब हिम, ये सेंस यहां पर है। ये जो पीपल है यहां पर ये डोर है, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो एक्टिव पैटर्न फॉलो करेंगे और इसीलिए जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, अंडरलाइन हिस्सा है व्हेन द बॉय रीगेन, जबकि यहां पर होना चाहिए रीगेन्स, तो एक गड़बड़ी तो यहां से दिख रही है। कॉन्शियसनेस ही वांटेड, और यहां पर क्या है V2, दैट मींस कहानी पास्ट की है, तो एक्चुअली यहां होना चाहिए रीगेन्ड। जब भी जैसे कॉन्शियसनेस आई, जैसे होश में आए, कुछ खाने की इच्छा जाहिर की, व्हेन द बॉयज रीगेन कॉन्शियसनेस ही वांटेड टू ईट समथिंग, तो यहां पर इफ द बॉय का कोई मतलब ही नहीं है, व्हेन द बॉय रीगेन्ड, ये लग रहा है डिस्पाइट का कोई मतलब नहीं है, ऑन द बॉय रीगेनिंग का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा बदलाव वहां पर करेंगे, टेंस वाइज वहां पर गड़बड़ी हुई है कि व्हेन द बॉय रीगेन्ड कॉन्शियसनेस ही वांटेड टू ईट समथिंग, जैसे जगह खाने की इच्छा जाहिर की, इधर वांटेड है उसी को देख करके हम समझ गए, वैसे भी द बॉय लिखा हुआ है तो रीगेन्स वहां पर अगर हम उसको सिंगुलर की तरह देख रहे हैं तो रीगेन्स होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर वाइज हम यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर पास्ट लिखा हुआ है वांटेड, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए रीगेन्ड, और वो वाला जो ऑप्शन है मेरा बी में है, इसीलिए जो इसका आंसर है वो है बी। यहां पर दो तीन बातें जो है वो निर्भर करती है इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर पैटर्न को लाने के लिए, कि दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप नहीं है। दोनों एक्शन के बीच में जब दो एक्शन एक साथ हो और वहां पर टाइम गैप ना हो, जैसे आई रीच द स्टेशन एंड ट्रेन स्टार्टेड, तो इस तरह में क्या किया मैंने कि मैंने यहां पर जो है आई रीच द स्टेशन एंड ट्रेन स्टार्टेड, पहुंचा और ट्रेन खुली, दोनों घटना जो है लगभग एक साथ हुई है, लेकिन कहते हैं द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, इसका मतलब है कि ट्रेन पहले खुल गई और मैं बाद में पहुंचा, मतलब ट्रेन के खुलने और मेरे पहुंचने में एक वैलिड इंटरवल है, और इस वजह से हमने उसको दो अलग अलग टेंस में ट्रांसलेट किया है। इस पर विशेष जानकारी आपको टाइम एंड टेंस के प्लेलिस्ट में जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, सीक्वेंस बताया है, उसके 3 एपिसोड है, आप उसको देख सकते हैं वहां पर। चलिए, इसलिए जो है इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी, इसका जो आंसर है बी। अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, ही हैड बीन बिहेव्ड। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ही को अगर हम इसका रिसीवर माने तो बिल्कुल हम इस तरीके से लिख सकते हैं। किसी को भी जो है पैसिव में चेंज करें तो हिम को अगर हम शुरुआत में लाएंगे तो वो ही होता है। लेकिन आगे जब देखिए कि एंड से हम जोड़े हैं तो ही के लिए ही हमने एक वर्ब का प्रयोग किया है, सफर्ड, जो कि V2 है। तो इसका मतलब है कि ये इसका सब्जेक्ट है, और एंड से अगर हम जोड़े हैं तो नेचर सेम होना चाहिए, तो यहां से बिन का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे मुझे पता चल गया कि जो ही है वो मेरा सब्जेक्ट है। सेंटेंस का पैटर्न जो है वो एक्टिव है, और एक्टिव पैटर्न में ये बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखना गलत है। हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। हम आधा हिस्सा अगर यहां तक कंसिडर करें इससे पहले के सेंटेंस, तो बिल्कुल ही को वहां पर हम लिख सकते हैं कि ही हैड बीन बिहेव्ड इम्पोलाइटली। ये सही है, लेकिन आगे जब एंड सफर्ड देख रहे हैं तो एक्चुअली ये V2 है जो कि एक्टिव पैटर्न में इस्तेमाल होता है, और जिसके साथ इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो उस हिसाब से यहां पर हम पैसिव का पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, सीधा हो जाएगा ही had behaved impolitely and suffered owing to that। और सिंपल सा है, आंसर नंबर बी दिख रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। have been लिखने का कोई मतलब नहीं है, आगे जो है एंड से जुड़ा हुआ पास्ट है, वुड यहां पर भी लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए जब मैं सीधे सीधे आपको बता दे रहा हूं, एक्सप्लेन करता हूं, तो मैं सीधा सीधा वहीं पर सॉल्व करता हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे पूरी बातें विस्तार से बतानी होती है। मैं ऑप्शन के आधार पर लूंगा तो एक्सप्लेनेशन मेरा ऑप्शन ओरिएंटेड हो जाएगा। यहां पर है मैं ग्रामेटिकल नॉर्म्स ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन रखना चाहता हूं। सिंपल सा है कि देखिए ये जब V2 मैंने लिखा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही सफर्ड। अब यहां पर फिर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना, ही हैड बीन, एक ही इंसान है ना, बीन बिहेव्ड। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि ये सब्जेक्ट हो गया, अब इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव पैटर्न हो गया, और ये जो नीचे वाला है ये पैसिव पैटर्न हो गया। इस तरीके से इसमें इरेगुलरिटीज आ गई, और इसीलिए यहां पर हमको इसे हटाना पड़ा, और इसका जो आंसर हो गया वो हो गया मेरा बी। हम आगे आने वाले वर्ब फॉर्म को देख करके ये पता लगाने में सफल हुए कि ये जो एक्चुअली ही यहां पर इसमें मेंशन है वो मेरा सब्जेक्ट है, डूअर है, कि ही हैड बिहेव्ड इम्पोलाइटली एंड सफर्ड ओइंग टू दैट। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए हैड से शुरू हुआ सेंटेंस है, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, तो एक आपके पास स्ट्रक्चर था SCPC का, वो मैं यहां पर पहले से लिख दूं, SC और PC। मैंने कहा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप जो है हैड प्लस V3 लिखते हैं, हैड प्लस V3 लिखते हैं, इधर आपको वुड हैव प्लस V3 लिखना होता है। ठीक है, अब इसमें एक बात बताई थी मैंने, इफ आई हैड प्लेड वेल। मैंने इसको कहा था कि आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि हैड आई प्लेड वेल, तो भी सेम सेम मीनिंग ही आएगा। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, हैड आई रियलाइज्ड हाउ क्लोज, और इधर है वुड हैव गॉन। बिल्कुल यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और मुझे ध्यान कहां देना है, इस पर देना है, अंडरलाइन हिस्से पर। ठीक है, और यहां पर जो ये टू फॉलिंग है इसको नहीं देखना है, ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकता है, और टू के बाद ये जरूरी नहीं है कि हमेशा V1 आएगा। टू जब प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होता है तो उसके साथ हम ING वाले जो है शब्द, जो वर्बियल नाउन है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मींस कि जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जा सकता है। टू जब इन्फिनेटिव के पैकेज में एक साथ आता है, टू प्लस V1 दोनों एक साथ, उस समय में टू एक प्रेपोजिशन की तरह काम नहीं करता है। टू जब प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा तो प्रेपोजिशन के साथ आपको पता है कि उसके बाद नाउन लगता है, वर्बियल नाउन लग सकता है, तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब 1 प्लस ING उसके साथ इस्तेमाल हो सकता है। कब? जब टू प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल हो। टू का एक दूसरा यूज है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कि टू का प्रयोग दो तरीके से होता है। एक इन्फिनेटिव की तरह, इन्फिनेटिव पैकेज में वो वर्ब के पहले फॉर्म के साथ जुड़कर एक साथ आता है, तो उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। और उस केस में वो एक साथ होता है, वो प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे देखिए यहां पर I'm about to go, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये प्रेपोजिशन है मेरा, और ये जो है, ये जो इस्तेमाल हुआ है ये
नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब हम आपकी शंका दूर कर पाए हैं कि इस जगह पर ये प्रेपोजिशन नहीं है टू, ये क्या है, इन्फिनेटिव का पैकेज है जिसमें ये V1 के साथ मिल करके इन्फिनेटिव बनाया है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इन्फिनेटिव, और इसीलिए यहां जो है ये प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल हुआ है ये टू, और जब प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होगा तो उसके बाद नाउन होता है, और ये हम कर सकते हैं, ये ठीक है। तो वैसे भी वो मेरा हिस्सा है नहीं सेंटेंस का, अंडरलाइन हिस्सा यहां पर है, तो हम उसको कंसिडर करते हुए देखते हैं तो कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और इसलिए जिसका आंसर है वो है ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। सेंटेंस को पढ़िए कि इफ ही वॉज टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज, और देखिए कहीं ना कहीं से इमेजिनेशन का सेंस लगता है, ठीक है। इमेजिनेशन के सेंस में आपको पता है कि जब हम प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें किसी के साथ भी बिना सिंगुलर प्लूरल देखे हुए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इमेजिनेशन के लिए क्या करते हैं, पास्ट इमेजिनेशन के लिए हैड बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या होना चाहिए, वॉज की जगह वर। अब ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन में ये है। कह रहा है कि इफ ही वर टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज, यहां इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा है कि मेरा एक साधारण सा नॉर्म इस सेंटेंस के लिए परफेक्ट है कि वो सेंटेंस इमेजिनेशन का है, और प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम जो है वर्ड का प्रयोग करते हैं बिना सिंगुलर प्लूरल देखे हुए, मतलब सबके साथ इफ आई वर्किंग, इफ यू वर्किंग, इफ सी वर्किंग, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है, जो इसका आंसर है वो ए है। आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम वर्ड का प्रयोग करते हैं और पास्ट इमेजिनेशन के लिए हैड बीन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में जो 10 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए बहुत ही आसान रहे होंगे। आप सब ने सबको अटेम्प्ट किया होगा और अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आप अपने अंक मुझे नीचे लिख करके सूचित जरूर करेंगे। इस एक्सप्लेनेशन के दौरान कहीं पर भी कोई दुविधा हो, कुछ बात ऐसी हो जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए, बिल्कुल आपके क्वेश्चन का स्वागत है। आप नीचे अपनी दुविधा लिखें, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका निदान लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा और बहुत कुछ इससे आपको सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले जुड़े हुए वो ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। लाइक, शेयर और कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। किसी भी प्रकार की बात हो जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, चैनल को लेकर के, सवाल को एक्सप्लेन करने को लेकर के, या फिर किसी और तरह की, जिससे कि चैनल का अपीयरेंस भी अच्छा हो सके और आप और प्रभावी ढंग से सीख सके, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। यहां पर समय है विदा लेने का, लेकिन बहुत जल्द अगले दिन आपके सामने एक और रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।